स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वित्तीय विवरण। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, बट अभी मैं इस चैप्टर की आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ। जैसे कि हमारा स्टार्ट होता है परिचय। ठीक है, तो हम परिचय को रीड करते हैं। पिछले अध्याय में वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है, जिसमें व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार करने के विषय में बताया गया है। साधारण वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय यह माना जाता है कि लेखांकन में जटिलताएं उपस्थित नहीं है। ये जटिलताएं आय के उपार्जन आधार पर आय के निर्धारण करने की प्रक्रिया अपनाने के कारण उत्पन्न होती है। आय के उपार्जन आधार से आशय है कि आय का निर्धारण आय कमाने के आधार पर करना चाहिए, प्राप्ति के आधार पर नहीं। अर्थात यदि आय कमा ली गई है तो आय निर्धारण में ली जानी चाहिए, भले ही वह अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार व्ययों का निर्धारण उत्पत्ति के आधार पर ही किया जाना चाहिए, न कि भुगतान के आधार पर। ठीक है, जो व्ययों का जो निर्धारण किया जाता है वो उत्पत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि भुगतान के आधार पर। अतः वर्ष के अंत में लाभ हानि व आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए उस वर्ष से संबंधित आयों और व्ययों में कुछ आवश्यक समायोजन करने पड़ते हैं। इस अध्याय में उन सभी मदों का अध्ययन करेंगे जिनमें समायोजन की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में वित्तीय विवरण तैयार करने से विभिन्न मदों में कमी की जाने वाली आवश्यकताएं समायोजनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे और उन्हें वित्तीय विवरणों में समायोजित करने की प्रक्रिया को जानेंगे। क्लियर? तो जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें स्टार्ट होता है समायोजन की आवश्यकता या उद्देश्य, मतलब समायोजन की आवश्यकता क्या है या उसके उद्देश्य क्या है। तो मैं आज आपको ये पढ़ाने वाली हूँ इसमें। जैसे कि हमारा स्टार्ट होता है वित्तीय लेखांकन में लेन देनों का लेखा करते समय उपार्जन परिकल्पना का पालन किया जाता है। रोकड़ के रूप में प्राप्ति के आधार पर नहीं, व्ययों के लेखांकन दायित्व उत्पन्न होने के समय किया जाता है। किस समय किया जाता है? लेखांकन दायित्व उत्पन्न होने के समय, वास्तविक भुगतान के समय नहीं। परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के अंत में, जो चालू वर्ष होता है उसके अंत में कुछ प्राप्तियां भुगतान किए गए व्यय से ऐसे हो सकते हैं, मतलब व्यय जो खर्चे होते हैं जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित हो। आगामी वित्तीय वर्ष मतलब जो आने वाला जो वित्तीय वर्ष होता है ना, वो वाला आगामी वित्तीय वर्ष। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आगम और व्यय चालू वर्ष के अंत में पुस्तकों में दिखाया ना शेष हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारा पिछले वर्ष का जो बैलेंस रहता है उसको दिखाना शेष हो, तो हम उसको भी दिखाते हैं। इन मदों का जो पुस्तकों में समायोजन किया जाना है वो आवश्यक होता है। यदि हम पिछला बैलेंस नहीं दिखाएंगे तो हमारा बैलेंस नहीं निकल आएगा। तो पहले जो हम अकाउंट बनाते हैं, जो पिछला बैलेंस होता है पहले हम उसको डालते हैं। ठीक है, नहीं तो जो वित्तीय विवरण तैयार किए जा रहे हैं वे अशुद्ध हो जाएंगे। यदि हम उस बैलेंस को नहीं डालेंगे तो वो जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा वो हमारा अशुद्ध निकल कर आएगा, वो कभी भी शुद्ध नहीं होएगा और व्यवसाय की वास्तविक व उचित आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। और जो व्यवसाय की जो वास्तविक उचित और वो होते हैं आर्थिक स्थिति, जैसे कोई व्यापार का हमें कि वो निकालनी होती है, उसकी आर्थिक स्थिति निकालनी होती है, तो उसका अगला पिछला जितना भी बैलेंस है वो सबको लेके चलना पड़ता है। ठीक है, यदि हम उस चिट्ठे में उसको दर्शाएंगे तभी हमारा वो बैलेंस बनकर आएगा। संक्षेप में पुस्तकों में चालू वर्ष के अंत में समायोजन की आवश्यकता या उद्देश्य निम्नलिखित है। अब देखिए वो उद्देश्य कौन कौन से वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट है व्यवसाय के सही लाभ हानि की गणना करना। सेकंड है व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। थर्ड है छूटे हुए लेन देनों का पुस्तक में लेखा करना। फोर है हमारा लेखांकन की अशुद्धियों को समाप्त करना। 5 है उन आयों का लेखा करना जो उपार्जित हो चुकी है किंतु अभी प्राप्त नहीं हुई है। 6 है
उन सभी व्ययों का लेखा करना जिनका भुगतान करना शेष है। 7 है ह्रास और अन्य आयोजनों के लिए प्रावधान करना। क्लियर। वित्तीय विवरण बनाते समय तलपट में दिए गए शेषों को व्यापारिक लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण में से किसी एक जगह लिखा जाता है। क्लियर। किंतु जो मदें तलपट के बाहर दी गई है उन्हें समायोजनाएं कहते हैं। मतलब जो तलपट के बाहर दी हुई थी, नीचे लाइनिंग में दी होती है नंबर 1 2 3 4 करके, ठीक है, तो वो जो लाइनिंग में दिया हुआ होता है वो समायोजनाएं होती है। ठीक है। और उन वित्तीय विवरणों में 2 जगह लेखा किया जाता है, और जो समायोजनाएं होती है उनका लेखा कहाँ किया जाता है? 2 जगह लेखा किया जाता है, या तो व्यापार खाते में या लाभ हानि खाते में लेखा होएगा उनका, और एक जगह होगा उसका उसमें बैलेंस शीट में। ठीक है। 2 जगह लेखा होना बहुत ही ज़रूरी है। या तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में होएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, या फिर उसमें होएगा आपका बैलेंस शीट में। ठीक है। जब तक आप समायोजनाओं का लेखा 2 जगह नहीं करोगे तो आपका बैलेंस नहीं आएगा। क्लियर। तो अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको करा रही हूँ, ये है आपके अंतिम खाते तैयार करते समय जिन मदों में समायोजन करने की आवश्यकता होती है वे मुख्य रूप से है। अब देखिए जो अंतिम खाते हैं, जैसे हम अंतिम खाता बनाते हैं उसमें समायोजन करने की आवश्यकता होती है, वो पॉइंट्स कौन से? जैसे अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है। सेकंड पे आपका अदत्त व्यय, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है। पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड, उपार्जित व्यय एक्रूड इनकम, अनुपार्जित व्यय अनएक्रूड इनकम, ह्रास डेप्रिसिएशन, डूबत ऋण बैड डेब्ट्स, संदिग्ध ऋण बैड डेब्ट्स रिजर्व फॉर प्रोविजन। ठीक है। देनदारों पर छूट, ये आपके डिस्काउंट होती है, डेटर्स पे डिस्काउंट निकालते हैं, ये आता है प्रबंधक कमीशन। ठीक है। पूंजी पर ब्याज, मतलब कैपिटल पर भी इंटरेस्ट निकलता है। क्लियर। समायोजनाएं में ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने होते हैं। ये इसी प्रकार की समायोजनाएं रहेगी और इनको हमें सोल्व आउट करके फाइनल अकाउंट्स में दिखाना होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अंतिम रहतिये को। क्लियर। जैसे कि इसमें बोला है अंतिम स्टॉक उस माल को कहते हैं जो लेखांकन वर्ष के अंत में गोदाम में शेष बचा होता है। जो अंतिम स्टॉक होता है मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो वो माल होता है जो लेखांकन वर्ष के अंत में गोदाम में शेष बचा हुआ होता है। जो हमारे गोदाम में शेष बचा हुआ होता है ना, ये वो वाला अंतिम स्टॉक होता है, अर्थात वह माल जो बिका नहीं है। और वो माल जो बिका हुआ नहीं है, जो माल बिकने से बच जाता है ना, तो उसको हम आने वाले वर्ष में ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो वो होता है हमारा अंतिम स्टॉक। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया है, या आपका क्लोजिंग स्टॉक कैसा होता है। क्लोजिंग स्टॉक आपका समायोजनाएं में दिया हुआ होता है, और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड शो करते हैं और इसको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। क्लियर। ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका 2 साइड जाता है, एक तो जाएगा आपका बैलेंस शीट में और एक जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड जाएगा। क्लियर। अब आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है, और इसके आगे का मैटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो के थ्रू आप इस मैटर को अच्छे से समझिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।